नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आशा वर्मा अपने चैनल हिंदी की नई पुरानी कहानियों में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज जो कहानी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ उसका शीर्षक है 4 महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी कि 4 खास सवाल या फिर 4 विशेष सवाल। तो आइए पढ़ते हैं इस कहानी को। सबको ही कुछ न कुछ धुन होती है। धुन यानी लगन। मुझे भी कई बातों की धुन है। उनमें एक यह है कि जब किसी विदेशी से मित्रता हो जाती है और उन्हें दयालु पाता हूँ, साथ ही यह समझता हूँ कि हमारे देश में बहुत दिनों से रहने के कारण वे पर्याप्त अनुभव भी प्राप्त कर चुके हैं, तो उनसे किसी सुअवसर पर यह पूछता हूँ, कृपया आप यह बतलाएं कि हमारे देश में इतने विशेष पुरुषों के रहते हुए इतने बड़े बड़े आंदोलनों के होते हुए भी देश उन्नति क्यों नहीं कर रहा है। मित्रता यानी कि दोस्ती। पर्याप्त अनुभव यानी जितना जरूरी होना चाहिए उतना अनुभव। सुअवसर यानी अच्छा मौका देखकर। विशेष पुरुषों यानी कि खास व्यक्तियों। आंदोलनों का मतलब है हलचल या किसी भी आंदोलन में भाग लेना। ऐसा मालूम होता है कि हम ज्यों के त्यों पड़े हुए हैं। ज्यों के त्यों यानी जैसे के वैसे ही। अवश्य ही हमारे मित्र इससे चकित होते हैं। चकित यानी हैरान। उत्तर देने में संकोच करते हैं और शिष्टता के नाते क्षमा चाहते हैं, परंतु मैं उन्हें छोड़ता नहीं और उत्तर देने के लिए उन्हें बाध्य करता हूँ। संकोच यानी कि हिचकते हैं। शिष्टता यानी कि सभ्यता। बाध्य करना यानी मजबूर करना। मेरे पहले मित्र एक वृद्ध पादरी हैं। वृद्ध पादरी यानी कि एक बुजुर्ग धर्मगुरु हैं। वे देश के गरीब नर नारियों की सामाजिक सेवा अपनी पत्नी के साथ कर रहे हैं। गरीब नर नारियों यानी कि गरीब औरत आदमियों की। मेरे हृदय में उनके लिए बहुत सम्मान और प्रेम है। हृदय यानी कि दिल। उन्होंने कहा, तुम लोग अपने काम पर गर्व नहीं करते। गर्व नहीं करते यानी कि तुम लोग अपने काम का कोई घमंड नहीं करते हो। विस्तार से उन्होंने यह बताया कि यहाँ पर जब किसी को कोई नौकरी चाहिए तो अतिशयोक्तिपूर्ण शब्दों में वह प्रार्थना पत्र देता है। विस्तार पूर्व यानी कि पूरी बातों को आराम से बताया। अतिशयोक्तिपूर्ण यानी कि बढ़ा चढ़ाकर कहना। लिखता है, बहुत ही विनय और सम्मान के साथ वह कार्य करेगा। अंत में प्रतिज्ञा करता है कि यदि स्थान मिल जाएगा तो वह सदा अपने मालिक की शुभकामना करेगा। प्रतिज्ञा यानी कि कसम लेता है। शुभकामना करेगा यानी कि अच्छी कामना करेगा, उसके लिए अच्छी प्रार्थना करेगा। स्थान मिलते ही वह अपने काम अर्थात अपनी जीविका के साधन को ही खराब समझने लगता है। जीविका यानी कि कमाई का जो साधन है। अन्य साथियों से मिलकर काम खराब करने के लिए षड्यंत्र रचने लगता है और मालिक की नाक में दम कर डालता है। षड्यंत्र यानी कि गुप्त चालें रचना। नाक में दम कर देना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है कि बहुत परेशान
कर देता है। दूसरे देशों में भी लोग नौकरी के लिए प्रार्थना पत्र देते हैं। साधारण शब्दों में प्रार्थना पत्र लिखते हैं। साधारण यानी कि सीधे शब्दों में। और जब स्थान मिल जाता है तो इस तरह काम करते हैं जैसे संसार की गति उन्हीं पर निर्भर करती है और वे यदि काम छोड़ दें तो संसार डूब जाएगा। निर्भर यानी कि डिपेंड। बात इस पादरी मित्र ने बहुत ठीक कही। हमें अपने काम का गर्व नहीं है। इस मुल्क की परंपरा तो हमें अपने काम पर गर्व करने का आदेश देती है। गर्व यानी घमंड। मुल्क की परंपरा यानी कि देश की प्रथा। हर आदमी अपने लोगों के बीच उपयुक्त पद और स्थान चाहता है। उपयुक्त पद यानी कि सही स्थान। वह अपनी जीविका के साधनों का बहुत आदर सत्कार करता है। जीविका के साधनों यानी कि कमाई करने के लिए जो भी उसने जरिया ढूंढा था उसका बहुत ही आदर सत्कार करता है। बढ़ई अपने औजारों की और दुकानदार अपनी बहियों की निश्चित तिथियों पर पूजा करते हैं। बढ़ई यानी कि जो लकड़ी का काम करते हैं। बहियों यानी कि हिसाब किताब की जो कॉपियाँ होती है। निश्चित तिथियाँ यानी जो एक फिक्स डेट होता है उन तिथियों में अपनी किताबों की या कामों की पूजा करते हैं। अब हम अपनी परंपरा भूल गए हैं। हम अपना काम छोड़ दूसरों का काम उठाते हैं। एक काम छोड़ दूसरे काम लेते रहते हैं। हम अपनी असफलता का दोष दूसरों को देते हैं। स्वयं दुखी रहते हैं और दूसरों को दुखी करते हैं। कोई काम ठीक न कर सकने के कारण स्वयं को और अपने काम को खराब करते हैं। स्वयं यानी कि खुद। दूसरे मित्र एक वृद्ध सरकारी कर्मचारी ICS के सदस्य हैं। वे भारत में सरकारी नौकरी करते रहे और हाल में पेंशन लेकर वापस स्वदेश गए। हाल में यानी कि अभी कुछ ही दिनों पहले में। स्वदेश यानी कि अपना देश। न जाने कैसे मेरी उनसे मित्रता हो गई। वही सवाल मैंने उनके सामने पेश किया। उत्तर मिला, तुम लोग जिम्मेदारी नहीं समझते। विस्तार में इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति का समाज की तरफ जो कर्तव्य होता है उसे हम नहीं जानते। जो काम उठाया उसे करना चाहिए, यह गुण हम भूल गए हैं। गुण यानी कि जो एक अच्छा जो तरीका होता है वो हम भूल गए हैं। किसी को किसी पर विश्वास नहीं रह गया है। खाने की दावत हो तो ना मेजबान को यह विश्वास कि मेहमान समय से आएंगे, न मेहमान को विश्वास कि समय पर जाने से खाना मिल जाएगा। दावत यानी कि किसी को खाने पे बुलाना। मेज़बान यानी कि मेहमानों को जो खाने पे बुलाते हैं। न घर के लोगों को विश्वास कि धोबी और दर्जी वायदे पर कपड़े दे जाएंगे, न धोबी और दर्जी को विश्वास कि हमें समय से दाम मिल जाएगा। धोबी यानी कि जो कपड़ों को धोते सुखाते इस्त्री करते हैं। दर्जी यानी कि जो कपड़ों की कटिंग करते हैं, जो कपड़ों की सिलाई करते हैं। रेलगाड़ी पर चढ़ने वालों को यह विश्वास नहीं कि पहले से बैठे मुसाफिर उन्हें स्थान देंगे। मुसाफिर यानी कि यात्री। पहले से बैठने वालों को यह विश्वास नहीं कि नया मुसाफिर किसी को तंग नहीं करेगा और चुपचाप बैठ जाएगा। किसी को किसी पर यह विश्वास नहीं कि केले नारंगी का छिलका या सुई पिन आदि इस तरह वह न
छोड़ेगा जिससे दूसरों को कष्ट पहुंचे, मांगी चीज ठीक हालत में वापस करेगा, इत्यादि इत्यादि। यानी इत्यादि इत्यादि यानी कि एक्सेट्रा। हम केवल अपनी सुविधा देखते हैं, सारे संसार को अपने आराम के लिए बना समझते हैं, दूसरों के प्रति अपने कर्तव्यों का अनुभव नहीं करते हैं। इसी कारण हम सब एक दूसरे के प्रति अविश्वसनीय हो गए हैं। हम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। अविश्वसनीय यानी कि बेईमान हो गए हैं। तीसरा व्यक्ति एक स्त्री है। अपने को भारतीय बनाकर वे बहुत प्रेम और श्रद्धा से, बहुत लगन से भारत की सेवा कर रही हैं। श्रद्धा यानी कि खुशी से, लगन यानी कि मेहनत से। असहयोग आंदोलन में जेल भी जा चुकी हैं। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा 1920 को आरंभ किया गया था। इनको भी मैंने घेरा, यानी इनको भी मैंने रोका। इनका उत्तर था, तुम लोग बहुत आलसी हो। अर्थात हम लोगों ने श्रम का महत्व ही नहीं पहचाना है। यानी श्रम का महत्व यानी कि मेहनत की कीमत को हम लोगों ने अभी तक नहीं समझा है। मेहनत करना तो हमने मर भुक्कों का काम समझ रखा है। मर भुक्को यानी कि बहुत गरीब लोग। बड़े लोगों का काम तो केवल बैठे रहना है। हम भूल गए हैं कि संसार में जो बड़े हुए हैं वे सब अथक परिश्रमी रहे हैं। अथक परिश्रमी यानी कि बिना थके परिश्रम करने वाले। जब हम परिश्रम ही नहीं करेंगे तो सफलता कैसे पाएंगे? आरंभ शूर तो हम हैं, परंतु हम में लगन नहीं है। आरंभ शूर का अर्थ होता है कार्य के आरंभ करने में उत्साही। इसी कारण हम कहीं सफल नहीं होते। रोने, पीटने, झींकने में जितना समय हम बिताते हैं उतना यदि काम में बिताएं तो हम देश की ओर अपनी काया पलट सकते हैं। हम लोग बहुत आलसी हैं। काया पलट सकते हैं यानी कि एक परिवर्तन ला सकते हैं। चौथा व्यक्ति एक बड़ी वृद्धा थी, यानी एक बहुत बड़ी बुजुर्ग औरत थी। संसार में प्रसिद्ध थी। संसार में प्रसिद्ध थी यानी कि पूरे संसार में फेमस थी। मेरी दादी जैसी थी। उनको भी मैंने तंग किया। आपने तो अपने 40 वर्ष हमारे देश की विविध सेवाओं में लगा दिए थे। विविध सेवाओं यानी कि अलग अलग प्रकार के सेवाओं में, कामों में लगा दिए थे। आपको बताना ही होगा कि हमारा क्या दोष है जिससे हमारी उन्नति नहीं होती। थोड़े में उनका उत्तर था, तुम लोगों में उदारता नहीं है। उदारता यानी कि दयालुपन या किसी को कुछ देने की क्षमता नहीं है। उदाहरण देकर उन्होंने बतलाया कि भारत में लोग दूसरों को आगे नहीं बढ़ाते, स्वयं ही आगे रहना चाहते हैं। गुणी नवयुवकों को अपनी योग्यता दिखलाने का मौका नहीं देते। वास्तव में वृद्धा की बातें ठीक थीं। गुणी नवयुवकों यानी कि जिन नौजवानों के अंदर में अच्छे गुण होते हैं, अच्छी काबिलियत होती है, उन्हें अपनी काबिलियत दिखाने का मौका नहीं मिलता। अंत तक पिता पुत्र को घर का काम नहीं बताता। कितने ही कुटुंब इसके कारण नष्ट हो गए हैं। कुटुंब यानी कि परिवार, खानदान। बड़े बड़े गुणी अपने
विद्या साथ लेकर मर गए, यानी कि बहुत ही बड़े बड़े गुणी जिनके पास अच्छे अच्छे गुण थी, विद्याएं थी, वो उन्हें साथ ही लेकर मर गए। इस कारण कितने ही वैज्ञानिक आविष्कार, औषधियाँ आदि लुप्त हो गई। वैज्ञानिक यानी कि साइंटिस्ट, आविष्कार यानी कि साइंटिस्टों द्वारा आविष्कार किए हुए काम, और औषधियाँ यानी कि दवाइयाँ लुप्त हो गई, यानी कि गायब हो गई, बिना किसी को सिखाए, बिना किसी को बताए। पेशों में इतनी प्रतियोगिता हो गई है कि कोई बड़ा अपने छोटे को काम नहीं सिखाता। पेशों में यानी कि अलग अलग प्रकार के जो काम काज होते हैं उनमें प्रतियोगिता यानी कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि कोई भी बड़ा अपने छोटे को कोई काम सिखाना चाहता ही नहीं है। कितना काम बिगड़ता है, इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। सच में हम अपने कर्तव्यों और अधिकारों को भूल गए हैं। हमारे पास सब कुछ है, परंतु हाथ पर हाथ रखे किंग कर्तव्य मूल से बैठे हुए हैं। हाथ पर हाथ रखना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है कोई काम नहीं करना। किंग कर्तव्य मूल का मतलब होता है कि क्या करें और क्या ना करें, ऐसी स्थिति। हम किसी दूसरे की खोज में हैं जो आकर हमारा काम कर दे। हम भूल गए हैं दूसरा क्या कर सकता है। जब हम खुद कुछ नहीं करना चाहते, हम यह ख्याल रखें कि देशभक्ति केवल भाषण देने में नहीं है, ठीक तरह काम करने में है। यदि अपना कर्तव्य ठीक प्रकार करते हैं तो हम किसी भी देशभक्त से कम नहीं हैं। हम धोबी, दर्जी, किसान, मजदूर, दुकानदार, पहरेदार, ग्राम शिक्षक ही क्यों न हो, लगन से काम करने पर हमारा देश एकदम जाग उठेगा। पहरेदार यानी कि चौकीदार, ग्राम शिक्षक यानी कि गांव के जो टीचर होते हैं, उसके एक एक अंग में जान आ जाएगी। अंग यानी कि पार्ट्स। हमारे व्यक्तिगत जीवन के संगठित होते ही सारा देश स्वतः संगठित हो जाएगा। व्यक्तिगत यानी कि निजी, स्वतः यानी कि अपने आप जुड़ने लगेगा, संगठित यानी कि जुड़ना। देश को केवल सही नागरिकों की आवश्यकता है, किसी दूसरे प्रकार के मनुष्य या वस्तु की नहीं है, नहीं है, नहीं है। नागरिकों यानी कि सिटीजन, जो नगर में रहते हैं। तो बच्चों, ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। इसके लेखक हैं श्री प्रकाश। तो बच्चों, इस कहानी का जो मूल उद्देश्य है वो यही है कि मनुष्य को अपने कर्म क्षेत्र में ईमानदारी दिखानी चाहिए, दूसरों का आदर करने, उन पर विश्वास करने, उन्हें आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए, समय का मूल्य पहचानना चाहिए, श्रम का महत्व समझने और उदारता दिखाने में अपने कर्तव्य को ठीक प्रकार से करने वाला व्यक्ति ही सच्चा देशभक्त है। तो बच्चों, यदि आपको ये कहानी अच्छी लगती है और समझ आती है तो मेरे चैनल को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।